नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एमसीक्यू करेंगे। बिहार के ज्योग्राफी का एमसीक्यू 109-10 के आसपास में एमसीक्यू सेट आएंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। इतना तो मैं कह सकता हूँ और इतना तो आपको भी पता होगा। ओके, तो 109 क्वेश्चंस जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएं। ओके, और आज या कल में बिहार का बजट भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, फैक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाती है। ओके, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि बिहार बजट का मैं एमसीक्यू भी आपको करवा दूँ। और आज क्विक रिवीजन सीरीज़ का भी एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बुक्स पढ़ेंगे। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? मॉडर्न हिस्ट्री की पत्रिकाएं पढ़ी थी, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह सब पढ़े थे। आज कुछ बुक्स पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आप इसको क्या करना है, आपको क्या सत्यनारायण भवानी कथा चल रही है क्या कि मैं पढ़ूंगा और आप हाथ जोड़ के फूल लेके बैठे रहोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर क्वेश्चन को पॉज करके आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद तो मैं आंसर बताऊँगा ही। ओके, पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। पहले का क्या आंसर हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा सी, पटना में। दूसरा है, निम्नलिखित में गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उपनदी पूछा है आपसे, पॉज करके ज़रूर अटेम्प्ट करना। और ये सब क्वेश्चंस तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ जब मैंने दृष्टि कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चंस इसमें से करवाए हैं, बाकी तो अभी आप लोगों ने नहीं किए हैं। दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर जो है? रोहतास। धारावार संरचना ये बिहार है, ये बिहार के बीच से गंगा नदी बह रही है। धारावार संरचना वाले ज़िले किस तरफ पाए जाते हैं बिहार में? इस तरफ पाए जाते हैं, है ना, जिसमें मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब ज़िले आते हैं। अगला है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर पहाड़ी जो है वो भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है बिहार में। अब इजी लग रहा होगा, आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। पांचवा है, निम्नलिखित भूआकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? ये बिहार है, इसके बीच से गंगा नदी बहा देते हैं और इसका उत्तर पश्चिम वाला भाग पूछा है आपसे। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हो जाएगा ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। और ये क्या है? हिमालय की शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी वो श्रेणी है हिमालय की जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों टकराए, इस बीच में जो टेथिस सागर था, बीच में बहुत सारे गाद जमे हुए थे, वो सारे गाद मिट्टी के ऊपर में उठ गए। सोचो ना, 2 पत्थर के टकरा रहे हो बीच में मिट्टी रख के, तो वही जो मिट्टी ऊपर उठा ना, वही है हिमालय। 8 किलोमीटर तक मिट्टी उठ गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात थी, और आज भी उसकी ऊंचाई बढ़ ही रही है। छठा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये आपको पता होनी चाहिए। छठे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कटिहार स्थित है। आपको ये बताना है कि पश्चिम बंगाल के साथ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की कौन कौन से ज़िलों की सीमा लगती है। ओके, आपको ये बताना है, मुझे मत भी बताना, खुद भी देख के एक बार ज़रूर याद कर लेना। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा क्रम है? तो डिवीज़न के बाद जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर का डिवीज़न हुआ है तो 12th पोजीशन है बिहार का। 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी। अगले पर चलते हैं। अब आपको बिहार के जलवायु और मिट्टी से क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीडमोंट स्वैम्प का मतलब क्या होता है? पहाड़ के ठीक नीचे की जो मिट्टी होती है, हल्की सी दलदली टाइप की। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना आप लोग। और वन रिपोर्ट अपलोडेड है चैनल पर वीडियो, उसको आप लोग जाके जरूर ही देखना। एक क्वेश्चन तो उससे गारंटेड है इस बार, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किस तरह के मिट्टी से आच्छादित है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है।
चौथा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण ये सब नदियों के किनारे वाले बहुत ज़्यादा पानी वाले ज़िले हैं, तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ओके बंधुओं, काली मिट्टी तो आपको दक्कन टैप पर मिलेगी, बिहार में तो कहीं भी मिलती ही नहीं है। अगला है पाँचवा, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है। छठा है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ पर? नवीन जलोढ़ जो होता है वो खादर कहलाता है, और जो पुराना जलोढ़ होता है वो क्या कहलाता है? वो बांगर कहलाता है। ओके, तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। 7 नंबर है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 7 का आंसर सबको पता होगा, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कुछ कुछ क्वेश्चन ब्लर है लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसलिए आप लोग जरूर करना इसको और वीडियो रोक के करना। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 8 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 3 प्रकार की ऋतुएं ही मुख्य तौर पर पाई जाती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? आपको पता होगा, और सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है ये भी आपको बताना है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा डी, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और औरंगाबाद यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला एक ही रहता है, वो है गया। 10 का आंसर सी हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? CWG वर्ग के तहत आता है, और AW के तहत बिहार का दक्षिणी भाग आता है। अगला है बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता। इन तीनों का प्रभाव पड़ता है बिहार की जलवायु पर। उपरोक्त सभी कारण हो जाएगा, या ई ऑप्शन रहेगा तो ई ऑप्शन मार के आना। अगर हिमालय नहीं होता तो बिहार में बर्फ़ ही बर्फ़ होते। अगला है गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आप गंगा के उत्तरी मैदान के उत्तर बिहार की बात कर रहा है, तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 14 नंबर है कि बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? लाल मृदा और पीली मृदा। लाल मृदा लाल किसके कारण होता है ये आपको बताना है। ओके, और मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा, इसलिए मैं इससे ये सब क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। तो लाल और पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? 14 का आंसर हो जाएगा डी, गया जिला है। जरूर याद रखना इसको, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला है ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ताल जो होता है, या इसको टाल का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का हो जाएगा रब्बी की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है ताल की मिट्टी। खादर या नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक विस्तार पूछा है आपसे, तो वहीं पर होगा जहाँ बहुत सारी पानी आती होंगी, बहुत सारा बाढ़ वगैरह आता होगा। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? सहरसा और पूर्णिया, कोसी बेल्ट का इलाका है ये, इसका आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है मिट्टी चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। बिहार में मानसून का आगमन होता है कब होता है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? मध्य जून में होता है। इस बार तो मध्य जुलाई भी बीत गया। अगले पर चलते हैं। अब अपवाह तंत्र से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और आपको वीडियो पॉज करके इसको जरूर करना। ओके, पहला है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? प्रशासनिक जोड़ा दिया हुआ, देखो ये पॉलिटी और ज्योग्राफी मिला के बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मुझे डर है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये बिहार बीपीएससी में लोग करते क्या है, मैक्सिमम लोग वन लाइनर पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम दे के आ जाते हैं। ऐसे नहीं होता, बीपीएससी पैटर्न ने बदला है बीपीएससी ने। अगर इस तरह के क्वेश्चन वो लगातार और भी ज़्यादा बढ़ा देगा तो दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन ढंग से करना। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों से किस जोरों से गंगा नदी नहीं बहती है, ये पूछा है आपसे। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसी और मगध का जो इलाका है उससे गंगा नदी नहीं बहती है। अगले पर चलते हैं। जनजातीय और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो संथाल, बांका, संथाली ट्राइब से ही हैं अभी जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। मुंडा, जमुई, उराव, सुपौल और खारवार, भागलपुर। तो कौन सा सही नहीं है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, मुंडा और जमुई, ये सही नहीं है यहाँ पर। तीसरा, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है वो नदी, ये पूछा है आपसे। तो बागमती ऊपर से नीचे आती है, कमला भी, कोसी भी, गंडक भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये सबको पता होगा, वीडियो पॉज करके जरूर करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुनपुन।
त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? हमने पूरा डिटेल पढ़ा है अपवाह तंत्र में, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस नदी पर है। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, गंडक नदी पर। छठा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में किससे सिंचाई होती है ये पूछा है आपसे। छठा का क्या आंसर हो जाएगा? त्रिवेणी नहर से। ऊपरी गंगा नहर यूपी वगैरह सब में है। सातवां, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। 7 का क्या आंसर हो जाएगा? अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम झील एक तो है बिहार में, बिहार में भी कहाँ पर है ये? तो ये बिहार के जमुई में है ना अनुपम झील। कहाँ पर है आप लोगों को पता हो क्या? मैं सही बता रहा हूँ ना? अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है ये। मैंने भी करेक्ट किया, मैं भी भूल जाता हूँ ना कभी कभी। कैमूर में है। और सांभर राजस्थान में। सुखना कहाँ है? ये चंडीगढ़ में है ना। और कामा झील आई थिंक भारत के बाहर है कहीं, देखना रूस के साइड में है क्या। इसको एक बार चेक जरूर कर लेना। अनुपम झील तो बता दिया मैंने, कैमूर में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार और यूपी के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा डी, गंडक परियोजना। 9 नंबर है कि बिहार में सिंचाई के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों द्वारा, 39% नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। तो 9 का आंसर बी ही हो जाएगा, बी गलत दिया हुआ है। ओके, नहरों द्वारा जो है ये 27% के आसपास ही सिंचित क्षेत्र है बिहार में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, बताओ कौन कौन सी हो जाएगी? उत्तरी कर्मनासा, गंडक और घाघरा, यही होना चाहिए ना 10 का। 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। तो देखो, घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनासा, गंडक, कमला, बागमती। तो 11 का भी क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, गंडक नदी से पानी आता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकाली गई है? 13 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गंडक नदी से। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा। तो 14 का आंसर हो जाएगा ये चारों ही गंगा नदी में आके मिलती है। ओके, अब अगला कौन सा चैप्टर होगा? अगला है हमारा चैप्टर कृषि और पशुपालन, और उससे जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किस काम के लिए हमें बिहार को दिया गया है? ये पूछा है। मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, तिलहनों के उत्पादन के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले का आंसर हो जाएगा मक्का और गेहूं की उत्पादकता के लिए हमें दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार। दूसरा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो दूसरे का आंसर सबको पता होना चाहिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वही करता है इसकी निर्धारण, सब्सिडी की और एमएसपी की। अगला है कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ पर आयोजित हुआ था? उस समय आयोजित किया था। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, मोतिहारी में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन की बात कर रहा है, तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? द्वितीय स्थान है। पहला है वेस्ट बंगाल। अब बिहार के भी कौन से ज़िले हैं? तो पूर्णिया ज़िले सब में जूट की खेती खूब होती है। पाँचवा है 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 17-18 की बात कर रहा है, नई वाली आर्थिक समीक्षा में हम इसको जरूर पढ़ेंगे। तो पाँचवें का क्या आंसर हो जाएगा? पाँचवें का आंसर हो जाएगा ई। बिहार में अभी भी करीब में 60% 65% के आसपास, नई वाली आर्थिक समीक्षा से करेंगे इसको, 60% ज़्यादा आबादी जो है वो कृषि में आधारित है पूरी तरीके से। बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम, उच्चतम से द्वितीय। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम से द्वितीय है। निम्न से सेकेंड रैंक पर हैं कृषि भूमि के जोतों के औसत आकार में। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? अभी मैंने बताया है, तो पूर्णिया जिला है। जूट उत्पादन के लिए ना पानी बहुल क्षेत्र चाहिए होता है ना। आठवां है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन का केंद्र है? तो 8 का आंसर सबको पता होगा, भागलपुर है सिल्क सिटी ऑफ बिहार। अगले चैप्टर पर चलते हैं।
अब आपको वन्य जीव और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको करने होंगे। बिहार में जो नेशनल पार्क वगैरह हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। नई वाली वन रिपोर्ट जाके देखिए और वहाँ से इसका कमेंट करके ज़रूर बताना आंसर। यहाँ पर दिया हुआ है, पहले का आंसर ई हो जाएगा। ओके, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क, और दूसरा नेशनल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, दूसरा कैमूर में बनाया जा रहा है। पहला कहाँ पर है, तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा, सी, पश्चिमी चंपारण में है। दूसरे का क्या आंसर होगा, सी, पश्चिमी चंपारण में है पहला नेशनल पार्क, और दूसरा बात हो रही है कहाँ पर बनाने की, कैमूर में। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, बिहार के मुंगेर में है। पूरा चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारत के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले वन से जंगल से घिरा हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्र पूछा है, पतझड़ वाले वन जंगल से घिरा हुआ है, तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश ही अभी भी टॉप पर। पहले पर एमपी आता है, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश वगैरह सब आते हैं। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये वर्ग मीटर क्षेत्र में दिया हुआ है, जो कि गलत दिया हुआ है। ओके, और इसका वर्ग मीटर अगर टोटल हम निकालें तो बिहार में कितना है, वो नए वाले डेटा में हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ था यहाँ पर। अगला है कि बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है, तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा, छठे का आंसर हो जाएगा बी, 7.8%। अगला है बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, एक ही है अभी तक बिहार में नेशनल पार्क। और ये नए वाले डेटा में बिहार का प्रतिशत वनावरण बदला है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, और पढ़ भी चुके हैं चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप लोग देखना। बिहार वन रिपोर्ट से इस बार ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 67वीं BPSC में नहीं पूछा था, री एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पर, 8 का आंसर सबको पता होगा, पश्चिमी चंपारण में। बरेला झील पश्चिमी अश्रेणी किस जिले में स्थित है, तो बरेला पक्षी अभयारण्य पूछ रहा है, सीधी सीधी सी बात, कहाँ पर है ये, तो 9 का आंसर हो जाएगा, ये वैशाली में है, बरेला पक्षी झील पक्षी अभयारण्य। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है 11 नंबर के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के पास कुल क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए, तो 33% पर होना चाहिए। और ये 33% किस एक्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था, तो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है उसी के तहत तय किया गया था कि पूरे देश में लगभग में 33% हमें वन तो रखना ही है। हर राज्य हर जिले का यही बांधा हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी, तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा। योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो 2013 से 2017 के दौरान शहरी वानिकी चलाया गया था, जिसमें शहरों में वन लगाने थे बिहार में। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षादन क्षेत्र को बढ़ाना है, तो हरियाली मिशन का उद्देश्य क्या था कि बिहार में कम से कम कितना % वन होना चाहिए, तो 13 का आंसर हो जाएगा 15% तो मिनिमम होना ही चाहिए, बी हो जाएगा। 14 नंबर है कि ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के चयनी क्षेत्रों में शामिल है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कौन से क्षेत्र को बिहार में शामिल किया गया है, तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इन तीनों को ही, अघौरा कैमूर, धरहरा मुंगेर और इमामगंज गया जो है, इसको ग्रीन इंडिया मिशन के तहत शामिल किया गया है। 15 है कि बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कितने वन और वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा बंधुओं, इसका हो जाएगा 10 वानिकी अभिकरणों का गठन किया गया है बिहार में। जरूर याद रखना इस डेटा को। कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा सी, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, गया जिले में स्थित है। 18 पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना जू जो है, आप लोग गए हुए घूमने, मैं नहीं गया हूँ, कि स्थापना कब हुई है, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, 1969 में संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना हुई है। और यहाँ पर संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना जू है, यहाँ पर गेंडा प्रजनन केंद्र भी बनाया जा रहा है, गेंडा का प्रजनन केंद्र, जरूर याद रखना। 19 है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये, तो पश्चिमी चंपारण जिले में है।
अब हम लोग बिहार के खनिज संसाधन वगैरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इससे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि खनिज और जिलों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। खनिज संसाधन हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, आपको बस रिवाइज करना है। ये रिवीजन के लिए ही मैंने ये सीरीज़ लाया ताकि पता तो चले आपको कहाँ कहाँ पर आपको पढ़ना है कौन सी चीज़। ओके, तो पहला है कि कौन सा जोड़ा सही है। लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड और जिंक गया। तो लाइमस्टोन चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर किसका कच्चा पदार्थ होता है, किस फैक्ट्री के, किस उद्योग के लिए, सीमेंट के लिए, और वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगे हुए हैं, रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में। तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो कैमूर के क्षेत्र में ही पाया जाता है बिहार में, और इसके लिए इसका ए ही आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है आपको। ऑयल रिफाइनरी बरौनी बिल्कुल सही है, और सीमेंट बंजारी ये भी सही है, फर्टिलाइज़र भौराही ये भी सही है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, डी गलत है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अभी बोला मैंने लाइमस्टोन की बात कर रहा है। अगला है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, डी 16 करोड़ टन। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार मिलियन टन में कितने थे, तो 5 का आंसर हो जाएगा सी 160 मिलियन टन। ओके, जरूर याद रखना, इसको बार बार पूछता है ये। छठा है कि बिहार में इसको मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबरख, अबरख कहाँ पर, तो गया चले जाओ। उसके बाद से स्वर्ण, तो मुंगेर। डोलामाइट कहाँ पर मिलता है, तो रोहतास। पेट्रोलियम कहाँ पर मिलता है, तो किशनगंज। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, छठे का आंसर सी हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो बरौनी में है बिहार में तेल शोधक कारखाना। बरौनी में फर्टिलाइज़र का भी है, और पेप्सी कंपनी भी वहाँ पर खोल रही है अपने प्रोडक्ट का कंपनी। इसमें से कौन सा सत्य है, विभाजन पूर्व बिहार कोयला और अबरख का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार में पाइराइट का भंडारण नहीं मिलता है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार अबरख का प्रमुख उत्पादक राज्य बन गया। उपयुक्त सभी। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अबरख का मुख्य उत्पादक राज्य था। विभाजन में क्या किया गया कि बिहार के पास जितने खनिज संसाधन थे काट के झारखंड को दे दिया गया। 9 नंबर है कि बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है, तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, रोहतास और बरौनी में केमिकल उद्योग का बड़ा विकास हुआ है। 10वां है कि पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थित है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है, इसलिए पूछ रहा हूँ, तो रोहतास हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ था, कुछ लोगों ने चोरी की होगी। अगले चैप्टर पर चलते हैं, और अब क्या है, अब यह है कि बिहार का जो आर्थिक नियोजन और औद्योगिकरण है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको और प्रैक्टिस करने हैं। पहला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली मुंबई। देखो ये भारत है, जापान इधर है, ये दिल्ली है, यहाँ मुंबई है और यहाँ कलकत्ता है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ये जापान पूरब में है तो पश्चिम वाला कॉरिडोर विकसित कर रहा है। ओके, और दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर कौन विकसित कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक विकसित कर रहा है दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर। वर्ल्ड बैंक की मदद से दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जाएगा। दूसरा है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो दूसरे का हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नाबार्ड की भी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई है। अब आपको ये बताना है कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, सब कुछ तो बता दिया मैंने। अगला है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन समर्थ है, उसका पावर पूछा है कितना है। हॉर्स पावर में हम लोग हमेशा निकालते हैं बड़े बड़े इंजन का, तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा, 12,000 हॉर्स पावर की शक्ति है उस एक इंजन में, समझ रहे हो ना।
14 नंबर है कि 4 नंबर है कि 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, उस समय थे ये उप मुख्यमंत्री, आज तो पता नहीं कहाँ हैं, बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था उन्होंने। आज भी ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, पूछ सकता है आपसे स्टार्टअप हब के बारे में। तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? सी, पटना में शुरू किया था। 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो 5वें का सी हो जाएगा, भागलपुर है अपना। 6ठा है निम्नलिखित राजस्थानों में से भारत वैगन इंजीनियरिंग कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो 6ठे का क्या आंसर हो जाएगा? डी, मोकामा में स्थित है। भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है वो मोकामा में है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 7 का बी हो जाएगा, सीमेंट के लिए, और ये रोहतास में है ना डालमिया नगर। 8 है कि बिहार में उद्योगों का कमिश्नर का दफ्तर कहाँ पर है? उद्योग का जो कमिश्नर बैठता है उसकी बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में बैठते हैं ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ए हो जाएगा, जमशेदपुर में है। 9 का ए होगा, दरभंगा में कुछ नहीं है, दरभंगा में एम्स बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, जमशेदपुर में स्थित है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है दरभंगा के इलाकों में। 10वां है कि आपको मैच करना है, ओके। तो कागज़ उद्योग पहले का क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ पर है? तो ये है डालमिया नगर में, पहले का आंसर बी हो जाएगा, ओके। द ए का मतलब 1 हो जाएगा, इसका आंसर बी दिया हुआ है। तो उसके बाद से क्या हो जाएगा? सिगरेट का उद्योग कहाँ पर है? तो ये दीवालपुर में दिया है। प्लाईवुड दिया है हाजीपुर में, और जूट पूर्णिया में। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बी आंसर दिया। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो ये बरौनी में है, 11 का आंसर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, ओके। अगले वाले चैप्टर पर चल अगला चैप्टर में ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चंस पूछे जो गए हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? इसको जरूर पढ़ना, इकोनॉमिक सर्वे में नया डेटा आएगा उसको भी हम लोग जरूर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई सा भी नहीं, नया वाला डेटा पढ़ लेंगे हम लोग। कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? कांटी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरा, बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का कितना हिस्सा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो पूछ रहा है आपका कितना है बिहार में। तो तीसरा का क्या आंसर हो जाएगा? 12.3%। जरूर याद रखना इसको, और कोई नया डैम भी नहीं बना है अभी कि इसका बढ़ जाएगा। बिहार में राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 1958 में, 1958 ईस्वी में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी। 5 है कि बिहार का न्यूनतम विद्युत उपभोग वाला जिला कौन सा है? ये भी आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ेंगे, वैसे बदलता नहीं है इतनी जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा सी, शिवहर जिला है न्यूनतम उपभोग वाला बिजली, और ये बहुत ही छोटा सा जिला है तो न्यूनतम उपभोग करेगा बेचारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला कौन सा चैप्टर का है आपका? तो अगले में आपको परिवहन वगैरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम से द्वितीय। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? न्यूनतम से द्वितीय यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि ये बदल गया है, इसको प्रति व्यक्ति में बदला है, ये प्रति व्यक्ति में बदला है, इसको हम करंट वाले डेटा से करेंगे। पहला का आंसर बी दिया हुआ है यहाँ पर, ये बदला है, इसको मत याद रखना, इसको हम करंट के क्वेश्चन में करेंगे। दूसरा है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? वीवीआई क्वेश्चन। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85 जो है वो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ये भी बदल गया है, नई वाली डेटा हम लोग जरूर पढ़ेंगे। वैसे 2018 के हिसाब से कितनी है? 4917 किलोमीटर, 4917 किलोमीटर है 2018 के हिसाब से। नई वाली डेटा जो है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे में। अगला है निम्नलिखित कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित है? तो देखो NH का भी नामांकन बहुत ज़्यादा बदला गया है ना, तो इसलिए इसको भी हम लोग एक बार करेंगे। वैसे चौथे का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना। 5वां है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है किससे? तो 5वें का क्या आंसर हो जाएगा? 5वें का आंसर हो जाएगा ए, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बनारस, रांची। अब तो बहुत सारे जगह पर चला गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका नाम क्या है? जेपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6ठा है कि रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये तो बिहार में ही हाजीपुर है, इसे 6ठे का आंसर डी हो जाएगा। ओके बंधुओं, अब हम लोग किस पर आ गए? अब हम लोग बिहार की जनगणना से संबंधित कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ये रिवीजन के लिए मुख्य तौर पर था कि आपका क्वेश्चंस का रिवीजन होना चाहिए। कुछ लोग बात करते हैं तो मैसेज करते हैं कि 80, 90 और
70, इनसे ज़्यादा नंबर नहीं ला पा रहे हैं वो, है ना। समस्या होती है ये, और ये कोई छोटी समस्या नहीं होती है ना। बिहार में 70-80 नंबर उनके आ जाते हैं जो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और बिहार का जीके पढ़ के जाएंगे, और प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो 80 क्वेश्चन जरूर गारंटेड सही करके आएंगे। इसके ऊपर का आपको लाने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर गलतियाँ कर देते हो, है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने में, वरना नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है ना। तो इसी के लिए आपको MCQ जितना हो सके प्रैक्टिस करना, करंट अफेयर या फिर प्रैक्टिस सेट, जहाँ से भी आपको मिले। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ लोग नहीं मेरे ही चैनल से करो तो ही पास हो जाओगे, आप खुद से भी करके पास हो सकते हो, है ना। पहला क्वेश्चन है जनगणना का, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? गोपालगंज। और ये 67वीं BPSC का क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। इसको जनगणना से तो 2 क्वेश्चन गारंटेड होता है, और ये गलत भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? शिवहर जिले में दर्ज की गई है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? बिहार बाल लिंगानुपात पूछ रहा है, 65वीं BPSC का क्वेश्चन है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 935, 935। अगला है भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो निम्नतम में कौन सा है? तो निम्नतम में हम प्रथम पर हैं। बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए। बिहार में सबसे सर्वाधिक शिक्षा खराब किस राज्य की है? तो बिहार की है। टोटल हमारा 71% के आसपास में है, नहीं 71% पुरुषों की है, महिलाओं का 51% है, 20% का महिला पुरुष में फ़र्क है। अगला है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो अपने बिहार में ही है। 1000 से ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा क्षेत्र में रहते हैं बिहार में। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो छठे का आंसर हो जाएगा C, 918 ही है मात्र लिंगानुपात अपने यहाँ। 1000 पुरुषों पर मात्र 918 ही महिलाएं हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो पहले पर उत्तर प्रदेश अपना आता है, दूसरे पर महाराष्ट्र, और तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल। ये जरूर याद होना चाहिए आप लोगों को भी। 8 नंबर है कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है? तो मधेपुरा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है, लगभग 31% के आसपास है मधेपुरा का। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए और अच्छे क्वेश्चंस थे, इनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और नए क्वेश्चंस के सेट भी हम कुछ दिनों में लाएंगे। अभी तो 1 महीने से ज़्यादा है यार अपने एग्जाम का, अगर 28 तारीख होता है तो 1 महीने 2 दिन है, तो उससे पहले तो बहुत कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। और घटना चक्र से एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी के इसके MCQ शुरू करने वाला हूँ मैं बहुत जल्द, है ना। आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे उससे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके।